न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क की इस खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे यशवंत शेखावत जी, जो कि जिला महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम के, और अर्चना चौहान जी, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, और देवेंद्र सिंह जी, जो गुरुग्राम विभाग के मंत्री हैं मानेसर से, और साथ ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनिल भारद्वाज जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है नल्लड़ का महाभारत काल का ये शिव मंदिर है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये यात्रा निकली है, प्राचीन काल से ये यात्रा निकलती रही है, लेकिन अब की बार ऐसा इस यात्रा में क्या खास था जो ये यात्रा पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है और 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है और पूरे हरियाणा में एक मंजर ऐसा पनप जाता है जो एक डर का माहौल बन जाता है। और इस तरह की खबरें भी सामने निकल के आई हैं कि हो सकता है कि इसमें मोनू मानेसर हो या बिट्टू बजरंगी हो या जो कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, ये तीनों ही इसमें मुख्य धारा में अपराधी बताए जा रहे हैं। तो इन तीनों का भी इस पूरे हिंसा में रोल हो सकता है, और इसी सिलसिले में बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवेंद्र सिंह जी, जो कि गुरुग्राम विभाग मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के मानेसर से, जो कि उस दिन यात्रा में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंख से साफ साफ देखा कि किस तरह से हिंसा को एक भयानक रूप दिया गया और कैसे यात्रा को तितर बितर करने के लिए छतों से पत्थर फेंके गए और आगजनी की गई, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गईं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन का जो मंजर था वो किस प्रकार का था। हमारे दर्शकों को बताइए सर कि उस दिन जो आपने देखा वो किस तरह का मंजर था और कितना डरावना मंजर था। देखिए, ये धार्मिक यात्रा है, हमारे ये पांडवकालीन महाभारत कालीन मंदिर है जिनकी पहले से चली आ रही है, कई सालों से यात्राएं चली आ रही है। मेवात का जो क्षेत्र है आप सभी को ज्ञात होगा ही, और सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि वो भी जानते हैं कि ये यहाँ हर तरह के क्राइम का एक अड्डा है मेवातियों का। और यहाँ पे गो तस्करी या चोरी डकैती पशुओं की और गाड़ियों की, ये सब काम यहाँ होते हैं। अब ये यात्राएं जैसे जैसे लोगों का भाव बढ़ने लगा है, लोग वहाँ जाने लगे हैं, अपने हिंदू सभी समाज के लोग जाने लगे हैं, तो इनको लगने लगा है कि इसका जो हमारा जो तंत्र चल रहा था पूरा अपराध का, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश ना लग जाए। और पीछे अभी 2-3 महीने पहले कुछ पुलिस ने दबिश भी दी है, 500-600 पुलिस कर्मी वहाँ ले जाकर, तो वहाँ पर बहुत सारे अपराधियों पर केस भी दर्ज किए हैं। और सबसे पहला ये मान के चलिए कि आप साइबर जो थाना है नू का, वो जलाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था, वो रिकॉर्ड ख़त्म किया गया है। और यात्रा से संबंधित पहले से कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की कब की बार आना मेवात में ये करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको देखते हुए सूचना हमने प्रशासन को दे दी थी, बाकायदा परमिशन ली थी। 25,000 का परमिशन में हमने हवाला दिया है, 25,000 श्रद्धालु आएंगे, हमारी यात्रा में शामिल होंगे। और जब यात्रा में माननीय सुरेंद्र जैन जी को, जो हमारे अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री है विश्व हिंदू परिषद के, वो मुख्य वक्ता थे हमारे, उनको ले जाने की मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं लेके गया था, 11:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। और कार्यकर्ताओं के पहुंचते पहुंचते, श्रद्धालुओं के पहुंचते पहुंचते 1 बजे माननीय सुरेंद्र जैन जी ने यात्रा का शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलन करके, वक्तव्य देके और फिर झंडी दिखाकर। पहली 10 गाड़ियों में हम माननीय सुरेंद्र जैन जी, मैं लेके जा रहा था, उनकी पत्नी भी थी गाड़ी में। पहली 10 गाड़ियों पर ही मुश्किल से 800 मीटर चले होंगे नल्लड़ मंदिर से। वहीं पथराव दोनों तरफ से पहले से पोजीशन ली हुई थी, पहले से पत्थर छतों पर रखे हुए थे और हथियार रखे हुए थे। पहले 8-10 गाड़ियों पर ही
चारों तरफ से पथराव किया गया। माननीय सुरेंद्र जैन जी और उनकी पत्नी और हमारे साथ नेहा जी थी, जो हमारी प्रांत दुर्गा वाहिनी की संयोजिका है, वो सभी और हम सभी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। और एक और बात बता देता हूं कि इतना तंत्र और इतनी प्लानिंग से सारी चीज़ें थी कि हर व्यक्ति की पोजीशन का उनको पता था, कहां से शुरू हो चुके हैं, अब ये गाड़ी लेकर कौन सी आ रहे हैं, किस कलर की गाड़ी है, बस में कौन कौन है, किस गाड़ी में कौन है, ये सब उनका वायरल हुआ पड़ा है सोशल मीडिया पर कि उनकी कितनी बड़ी प्लानिंग थी। कहां कहां से बाहर से भी लोग बुलाए हुए थे। ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत पहले से रचा गया है, इस यात्रा को भंग करने का, हिंदुओं को हत्या करने का, हमारे अधिकारियों की हत्या करने का। हमारी गाड़ी भी, जबकि कुछ सूचना ही थी, उसके हिसाब से मैं गाड़ी दूसरी लेके गया था जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो कि ये फलां अधिकारी की या किसी नेता की विश्व हिंदू परिषद के गाड़ी है, या उसके अलावा भी हमारी गाड़ी चिन्हित कर ली गई थी कि इसमें फलां व्यक्ति बैठे हुए हैं और टारगेट करके पथराव किया गया, गोली चलाई है हथियारों से। और बड़ी मुश्किल से मैं माननीय सुरेंद्र जैन जी और हमारे और अधिकारी जो थे, हमारे साथ जो महिलाएं थी, उनको बड़ी मुश्किल से बचा के मंदिर पे वापस ले गए हैं। और हमारी गाड़ी, आप लगा सकते हो अंदाजा कि हत्या की कितनी बड़ी प्लानिंग, कितना बड़ा षड्यंत्र था। हमारी गाड़ी भी फूंक दी, हमने भाग के शरण वापिस जाके जो है ना मंदिर में ली है। नल्लड़ का शिव मंदिर बता रहे हैं कि उसके अंदर काफ़ी भक्त मौजूद थे और जो भीड़ थी वो पहाड़ों पे मौजूद थी, वहाँ से फायरिंग चल रही थी लगातार। और इस तरह की भी खबरें आई कि नल्लड़ के शिव मंदिर के अंदर बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी मौजूद थे और डर का एक माहौल, क्योंकि पहाड़ों पे से फायरिंग चल रही थी, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि फायरिंग किस ओर से चल रही है। तो उसका मंजर आपने देखा? मैंने आंखों से देखा है और कुछ मीडिया कर्मियों ने लाइव भी दिखाया। पत्थरबाजी जब शुरू हुई थी वो, उसमें मेरी भी बाइट है। मैंने भी कहा है कि देखिए क्या हो रहा है। और मैंने कहा भी है कि चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे गोलीबारी चले, हम यात्रा करेंगे और अपनी यात्रा पूरी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी हत्या भी कर दी जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। वो सारी चीज़ें लाइव भी चली हैं। और उसके बाद में 5-5.5 घंटे जो तांडव, जो आतंक, जो जिहादियों ने जो किया है, उसका मंजर लाइव है, सभी वीडियो उपलब्ध है। पहले जब ये तिरंगा चौक से पथराव शुरू हुआ, फिर मेन रोड पे गाड़ियां जलाई गई और जब वापस गए तो हमारे पीछे पीछे सभी गाड़ियों को जलाते हुए मंदिर तक पहुँचे हैं। 5.5 घंटे बाद प्रशासन या पुलिस फोर्स पहुंची है। वो जो पुलिस पहले लगाई हुई थी, बिल्कुल सारी सूचनाएं देने के बाद में पर्याप्त नहीं थी और वो भी भाग चुकी थी। जब चारों जिलों से, 5 जिलों से फोर्स भेजी गई है, वो 5.5 घंटे जब तक हो चुके थे, तब तक बिल्कुल हमारे मंदिर पर जो हम छुपे हुए थे जाके, वहाँ भी हमें चारों तरफ से घेर लिया था। और ऊपर 500 मीटर से भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ है, बिल्कुल 3 तरफ मंदिर के, वहाँ से तीनों तरफ से फायरिंग, आगे से गाड़ियों को जलाते हुए, आगे से फायरिंग करते हुए आ गए। शुक्र है ममता सिंह जी की किस तरह से वहाँ पहुँची, जो एडीजी हमारी फोर्स को लेकर पहुँची थी, उनकी हालत देखने लायक थी। हर 1 मिनट में, हर 1.5 मिनट में पानी लेकर वो आश्वस्त कर रही थी और अपनी बातें बता रही थी हमको। और इतने में ही फिर उनके ऊपर और फोर्स पर भी जो है ना ऊपर से फायरिंग कर दी गई बड़े हथियारों से। उन्होंने बिल्डिंग के आड़ लेकर अपनी जान बचाई, पोजीशन ली और फिर पुलिसकर्मियों ने भी वापस जवाब में गोलियां चलाई। ये सारा तांडव केवल दिल्ली के 60 किलोमीटर के नज़दीक, हमारी राजधानी देश की के नज़दीक, ये सारा बारूद का ढेर और इतना बड़ा आतंकवाद का अड्डा, इतने बड़े अवैध हथियार, ये केंद्र सरकार को भी, गृह मंत्रालय को भी और हमारी हरियाणा सरकार को भी सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। और इतना बड़ा षड्यंत्र था कि यात्रा अगर अंदर चली जाए, शुक्र है कि फायरिंग पत्थरबाजी शुरू में ही हो गया, वरना तो इतना बड़ा तंत्र इन्होंने तैयार किया हुआ था, इतना बड़ा षड्यंत्र किया हुआ था। हर जगह जिहादियों ने, आतंकवादियों ने बाहर से बुला कर जो है ना पोजीशन सेट की हुई थी कि यहाँ से निकलेंगे, इस चौक पे भी, इस चौक पे भी, इस चौक पे भी, भड़कली भी जलाई है। और
श्रृंगार तक जो है ना सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। श्रृंगार में कौन कौन बैठे हुए हैं, फिरोजपुर वाले रोड पर कौन कौन बैठे हुए हैं, न्यू मेन रोड और चौकों पर कौन कौन बैठे हैं, बड़कली में कौन कौन है, और फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर ये सीधा सीधा आप खोलकर उसको ओपन करके देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कितने लोगों को उन्होंने मारना था। ये सब कहते हुए उस पर देखे जा सकते हैं, सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि जो जितने भी ये उपद्रवी थे सारे बच्चे थे और एक तरह से कहें कि काफ़ी छोटी उम्र के थे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की मानसिकता है कि छोटे छोटे बच्चों से पत्थरबाजी हो? मतलब किस तरह का ये आने वाले समय में क्या मैसेज दे रहे हैं कि अब छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करेंगे तो शिक्षा कैसे मिल पाएगी इन लोगों को? ये आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में भी शायद इतने बड़ा षड्यंत्र या इतना बड़ा तंत्र नहीं था। वहाँ भी पत्थरबाजी होती थी, वहाँ भी बच्चों को ही सामने किया करते। ये एक तरीका है इनका, जिहादियों का, आतंकवादियों का, जो पाकिस्तान से भी इसमें लिंक आए हैं। पाकिस्तान के कोई यूट्यूबर, इनको बहुत सारी वीडियो पड़ी है उसकी, ये कर दो, वो कर दो, मैं बात यो अब की एक बात। लड़के ने पूरा खुला चैलेंज दिया है, वो अपने आप को पाकिस्तानी बता रहा है कि जिहाद करना है और आपको ये वीडियो पड़ी हुई है। यूट्यूबर हैं, कुछ फेसबुक के हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इनके। मतलब पूरा प्लानिंग, पूरी जैसे आर्मी की तैयारी होती है या एक देश दूसरे देश से लड़ता है, उस तरह की इन जिहादियों ने तैयारी की हुई थी हमारी यात्रा को, हमारे लोगों को, हिंदुओं को हत्या करने की और इस यात्रा को भंग करने की। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस को सूचित किया था कि यात्रा में कितने लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि जो आयोजक थे इसके उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी कि इस भारी मात्रा में लोग होंगे। मेरे पास अब भी मोबाइल में एसपी को पत्र जो परमिशन का है वो देते हुए हमारे विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, बीजेपी के भी नेता उसमें शामिल है, समाज के भी लोग शामिल है। कमेटी जो बनी हुई है हमारी पूरी वहाँ की इस व्यवस्था को देखने की, वो एसपी को देते हुए लेटर परमिशन लेते हुए फ़ोटो भी है मेरे, मैंने मीडिया को बताया भी है, दिखाया भी है पहले परसों जो पंचायत थी उसमें। ये उनका बचपना है, ये उनकी परिपक्वता नहीं है। उप मुख्यमंत्री होते हुए प्रांत के इतना बड़ा यहाँ पे क्रूरता हुई है, इतना बड़ा मामला हुआ है, इतना बड़ा आतंक मचाया गया है, और उसके बावजूद ऐसे बयान देना बहुत गलत है और इससे माहौल बिगड़ता ही है। सूचनाएं अपनी एकत्रित पहले कर लेते, अपने डिपार्टमेंटों से, पुलिस प्रशासन से, अपने डीसी से पहले पूछ लेना चाहिए था क्या क्या उसके लिए तैयारियां प्रशासन ने की थी, क्या परमिशन थी या नहीं थी, कितने लोगों की परमिशन थी, ये पहले जान लेते। ये मुझे लगता है कि कोई और दूसरे एंगल से ये बयान दिया गया है इसको माहौल को ख़राब करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान जो है जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला ने दिया है कि कहीं ना कहीं आयोजक भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो दुष्यंत चौटाला का ये बयान है वो राजनीति के पटल पर किस तरह से देखते हैं। ये सर किस तरह से आप देखते हैं ये दुष्यंत चौटाला का, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, और ऐसी स्थिति में ऐसा बयान कि आयोजकों पर ही सवाल खड़ा कर देना, तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेवात में भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कमज़ोर रही है और दूसरी पार्टियां जो हैं वो वहाँ से सीट जीतती रही है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। और ये जो आप भविष्य में 1 साल बाद जो चुनाव हैं तो वहाँ जो आज कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो वहाँ भविष्य में 3-4 सीट वहाँ उस इलाके की हैं, वे अपनी हैं, तो वो वहाँ पे सीट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सीटें आएँ। और कुछ राजनीतिक लोग मैं देख रहा हूँ कि उसी तरह से बयान को दे रहे हैं, घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं और बयान जो है वो इस तरह की दे रहे हैं कि वहाँ के जो मतदाता हैं, वो जो पत्थरबाज हैं जिन्होंने हमला किया है धार्मिक यात्रा पे, वो कहीं ना कहीं नाराज़ ना हों। और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियों का अपना एक तरीका है, जबकि इस तरह के गंभीर मामले पे इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था।
अगर भीड़ मान लीजिए 10,000 की, हालांकि अभी बताया है साहब ने कि 25,000 की हमने परमिशन ली थी, मैं कह रहा हूँ 25,000 की परमिशन ली और 35,000 लोग पहुँच गए, लेकिन यात्रा ने, भीड़ ने तो कोई दंगा नहीं किया, हमला नहीं किया, हमला तो दूसरे पक्ष ने किया है। अगर ज़्यादा लोग पहुँच भी गए तो वो किसी को अशांति तो नहीं फैलाई ना उन्होंने, तो अशांति तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने फैलाई है, जिन्होंने गोलियाँ चलाई, पत्थर फेंके, आगजनी की है। तो सरकार में जो शामिल मंत्री लोग हैं, सरकार ने देखना चाहिए और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण सा बयान है, ये बयान नहीं देना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि अगर ये तो यात्रा है, जनरली इसमें 10 में अगर 15,000 लोग भी जाए तो यात्रा में तो कोई भी शामिल हो सकता है। इन फ्रंट में बताना बहुत मुश्किल है कि 10 में 25,000 लोग आ पाएँ, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो साफ इनकार कर दिया है कि पुलिस फोर्स इतने सारे लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। तो अब ऐसे में इस तरीके से आप जो बता रहे हैं कि 10,000 और के 25 हो गए, तो जब पुलिस ही सुरक्षा नहीं दे पाएगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान, आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां बयान रैली करती हैं तो शायद मुझे लगता है कि ज़रूर प्रशासन को इतला करते होंगे फलां तारीख को हमारी रैली है, 1 लाख लोग पहुंचेंगे, उसमें हो सकता है 1.5 लाख लोग भी पहुंचते होंगे। तो क्या किसी प्रशासन ने, सरकार ने कहा कि आपके 50,000 ज़्यादा क्यों आए, आप इसका जवाब दें? ये बहुत मतलब मैं इस बयान की निंदा करूँगा। और जहाँ तक बात मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों को सुरक्षा दूँ और दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और सुरक्षा दे रहे हैं। आप 2.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठीक है, एक एक व्यक्ति के साथ पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन 60,000 की फोर्स आप बता रहे हैं हमारे पुलिस के पास है। आप कानून को सख्ती से लागू कीजिए, जो असामाजिक तत्व उसकी हिम्मत नहीं होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं हो रही कि आपकी धार्मिक, किसी भी धार्मिक धर्म की यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे कोई हमला करते। आपकी नीतियों का लचीलापन है, आपके प्रशासन में लचीलापन है, आपकी CID फेलियर हो गया है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी विधानसभा में आपकी मौजूदगी में एक विधायक, विपक्ष का विधायक कुछ बोल रहा है, उसके कुछ दिन बाद वहाँ धार्मिक यात्रा निकल रही है और आप गंभीर नहीं ले रहे उसको। आपने प्रशासन को इतला करनी चाहिए थी कि सचेत रहना है, रिपोर्ट इकट्ठी करनी, क्या होना। देखिए 2-3 दिन से मोनू मानेसर हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेवात के सामाजिक लोगों ने, किस प्रमुख लोग ने प्रशासन को ज्ञापन दिया कि मैं यहाँ इस धार्मिक यात्रा में, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में मोनू मानेसर को ना नहीं दिया जाए? किसने ज्ञापन दिया? एक भी ज्ञापन दिया हो तो पूछ लीजिए प्रशासन को, नहीं दिया। यानी तुम पत्थरबाजी करोगे, गोलीबाजी करोगे, तुम कानून तुम हो गए क्या? तुम्हारा इलाका हो गया? ये कोई दूसरा देश है कि हम चाहेंगे वो आएगा, नहीं आएगा? ये गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी सरकार की नीतियों के कारण हुई है। इसमें अब ये कुछ भी करे, इसकी लेकिन मोनू मानेसर ने उकसाने का काम तो किया है, एक दिन पहले वीडियो जारी करके कि मैं आऊँगा, और फिर तमाम तरह के वीडियो एक दूसरे से, दोनों पक्षों में, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष, एक दिन पहले इस तरह की वीडियो डाल के कहीं ना कहीं उकसाने का काम। देखिए, वो एक धार्मिक यात्रा में शामिल होने ही कह रहा है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा, वो कोई ये नहीं कह रहा मैं बम ब्लास्ट करने आ रहा हूँ, वो कह रहा मैं यात्रा में शामिल होने आऊँ, मैंने भी सुना है वो। दूसरी बात, अगर वो गुनहगार, अभी तक कानून की नज़रों में तो वो एक फरार मुजरिम ही कहलाएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस, वो पुलिस का काम है, वो दोषी है या नहीं है ये पुलिस का काम है, न्यायपालिका का काम है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने, उस वीडियो मैंने भी सुना है, उसने सिर्फ ये कहा है मैं यात्रा में शामिल होने आ रहा हूँ। यात्रा में शामिल होने आ रहा है, कई दिन पहले का वो वीडियो हो, तो वहाँ के सामाजिक लोगों ने उपायुक्त महोदय को, SSP महोदय को ज्ञापन देना चाहिए था कि आप बोलिए मोनू मानेसर हमारे यहाँ शामिल नहीं होना चाहिए। आपने विरोध दर्ज करवाया पहले, आप तो गुंडागर्दी पुत्र आए हो। तो ये जो कानूनी काम पुलिस ने करना चाहिए था, जिला प्रशासन ने करना चाहिए था, वहाँ की आम पब्लिक कैसे कर सकती है? तो ये सरेआम गुंडागर्दी है, ये सरकार की कमज़ोर नीतियों के कारण गुंडागर्दी हुई है। पहले से सख्ती होनी चाहिए थी, बहुत पहले से ये रिपोर्टें आ रही, सुदर्शन चैनल की रिपोर्टें हमने देखी हैं, वो बहुत पहले से रिपोर्टें आ रही थी कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, उसको ठीक किया जाए। और हमें बड़ी आशा थी सरकार से कि मेवात में, लोगों को बड़ी आशा थी कि मेवात में योगी स्टाइल में, शैली में काम होगा, वहाँ पे सुधार किया जाएगा। जो हमारे 21 डिस्ट्रिक्टों में जिस तरह से लोगों का आवागम जाने का एक शांतिपूर्ण है, वो मेवात नूह जिले में भी होगा, वो नहीं हो पाया। ये धार्मिक यात्रा सबके सामने, देश की बदनामी हुई है, राजनीतिक लोग इस पर रोटियां सेक रहे हैं, भविष्य की राजनीति वहाँ पे पकाने के चक्कर में तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ जो शांतिपूरी यात्रा, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उसको दोषी ठहराने का कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ वो ये ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि उस इलाके में धार्मिक यात्रा निकलनी नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ प्रशासन की फेलियर के कारण हुआ है। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि घटना हुई, चलो हो जाती है घटना,
5 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची है, फोर्स पहुंची है हमारी। मुझे याद है जब ताज हमला हुआ था आतंकियों का, वहाँ कोई घंटे के बाद हमारी फोर्स ये NSG मानेसर से पहुंची थी, और जबकि हमारे पास तमाम तामझाम थे, तो वहाँ पे ये माना जा रहा था 25-30 मिनट बाद हमारी एयर फोर्स NSG वहाँ पहुँच जानी चाहिए थी। ये 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जी, दूर कैंट यही किया है। 5 घंटे लगे हमारी फोर्स को पहुंचने में। अगर दिल्ली से CRPF या एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी हमने, या हमारी स्टेट पुलिस गुड़गांव की जानी थी, फरीदाबाद से आनी थी, तो भी कितनी देर लगनी थी? 5 घंटे उच्च अधिकारियों ने डिसीजन लेने में लगा दिए, या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता चला, या पता चला तो आपने क्यों 5 घंटे में देरी की? ये कौन जवाब देगा? दूसरा, विपक्ष का जो विधानसभा में जो विधायक बोला, सरकार उस पर क्या कर रही है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने बयान देना चाहिए कि हम उस पर वो गुनहगार हैं या नहीं हैं, उस पर भी पब्लिक को बयान देना चाहिए। लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ज़रूरी सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, आपने तमाम चुनाव पहले भी कवर किए होंगे, हमेशा से ये सवाल उठता है कि भाजपा कहीं ना कहीं धार्मिक मतभेद हो या धार्मिक हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं वोट की रोटियां ज़रूर सेकती है। और आपने तमाम, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम ऐसे चुनाव देखे होंगे। मणिपुर भाजपा का राज्य है, हरियाणा भाजपा का राज्य है, और अब 2 राज्यों में इतनी आगजनी, आपकी राज्य में सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार, और उसके बावजूद पूरा राज्य जलता रहता है, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे बात करें हरियाणा की। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा से मात्र 30 से 40 किलोमीटर दूर कैंट का एरिया है जहां पर मिलिट्री है, लेकिन 4 से 5 घंटे, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि 5 घंटे तक कोई भी एक्शन, त्वरित कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने तमाम चुनाव ऐसे कवर किए होंगे, तो मणिपुर के बाद अब हरियाणा में इस तरह की हिंसा हो जाती है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि मणिपुर के बाद हरियाणा में हो जाता है तो जरूर इसको 2024 में बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मणिपुर की जो हिंसा का कारण है वो बीमारी, रोग बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है, वो दशकों का है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये सही है, वह भारतीय जनता पार्टी का राज है और वहाँ पे ये घटना हो रही तो उनको ही पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा। लेकिन वहाँ 2 समुदाय की जो लड़ाई, अलग कारण है उसका, उस पर अभी चर्चा करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हरियाणा में जहाँ भी है ये जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, तो मैं तो इस आरोपों को नकारूंगा, लेकिन मैं यहाँ समर्थन इस बात को करूँगा कि क्या सरकार ये इंतज़ार कर रही थी कि होने दिया जाए? ये कहीं ना कहीं लोगों को शक पैदा करता है कि आपने सख्ताई या आप सचेत क्यों नहीं रहे कि यात्रा निकलने जा रही है, विधानसभा में आपके सामने एक वहाँ का स्थानीय नेता आपके सामने कुछ बोल के जा रहा है, उसे एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे, जैसे मोनू मानेसर का आप जिक्र कर रहे थे या और किसी साथियों का जिक्र कर रहे थे, सोशल मीडिया पे इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपकी CID, आपकी फोर्स क्या कर रही थी? आपने पूरा तंत्र ने ये सिस्टम क्यों नहीं खंगाला कि जो यात्रा होने जा रही है कहीं उसमें आपका कोई इस तरह की घटना तो नहीं होने जा रही है? यानी कि आप सोए हुए थे या फिर आप सचेत थे, तो कहीं ना कहीं फिर क्या इशारा था कि होने दे, इंतजार कर रहे थे आप? तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लोगों का इसमें शक है कि ये आरोप कहीं, आरोप तो खैर सही नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन आपकी लापरवाही है, आप इसे मानिए और इसको नकार नहीं सकते आपकी लापरवाही नहीं है, बिल्कुल लापरवाही है कि आप सचेत नहीं थे। लेकिन ये तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है 2024 में, और हरियाणा की बात करें चाहे मणिपुर की बात करें, लेकिन अगर मैं अभी हरियाणा के पटल की बात करूं तो जो विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता है हरियाणा से, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि तमाम ऐसे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे गुरुग्राम की बात करूँ या फिर बात करूँ नूंह की, पलवल की, तमाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है जब वो बेकसूर है? देखिए, एक तो सरकार और पुलिस प्रशासन की नूंह में, मेवात में नाकामी, और ऊपर से उसको छुपाने के लिए यहाँ वापस कार्यकर्ता किसी तरह आ गए, उनको यहाँ से घरों से उठाया जा रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, या और कोई भी वहाँ उसमें यात्रा में गए थे उनको उठाया जा रहा है, उन पर उठा के और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मानेसर की अभी मैं आया हूँ, एक लड़के को उठाया और उसको मानेसर थाने में टॉर्चर किया, थानों में भेजा गया उसको, और पता नहीं क्या क्या, और उसको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ नहीं रहना। ये एक और बड़ी विडंबना यहाँ बनाई जा रही है
एक तो वहाँ पे फेले और ऊपर से यहाँ सभी उन कार्यकर्ताओं को या समाज के लोगों को या बच्चों को उठा उठा के थानों में डालना, कपड़े उतरवा के घंटों घंटों बैठाए रखना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हरियाणा में सरकार और पूरा प्रशासन कर क्या रहा है। क्या यहाँ भी ऐसा ही माहौल बनवाना चाहते हैं क्या समाज के लोगों को अगर आक्रोश आ गया और इस तरह की और घटनाएं या पूरा समाज खड़ा हो गया इनके विरोध, क्या संभाल पाएंगे क्या? जब वहाँ नूह में एक छोटे से एरिया को नहीं संभाल पाए तो इस तरह की घटनाओं से इधर भी अगर कोई इस तरह का आक्रोश बनता है तो उसके लिए सावधानी रखें, इस तरह से बच्चों को ना उठाए, इस तरह से कार्यकर्ताओं को ना उठाए। मैं 2 फरुखनगर उठाए 3 दिन में, आज जमानत के लिए डीसीपी ऑफिस में है, भौंडसी भेज दिए, बार बार निवेदन करने के बाद भी कि इससे माहौल ख़राब होगा। ऊपर के अधिकारियों तक मैंने निवेदन किया है, 3 मानेसर से उठाए थे, 2 कासन से उठा रखे हैं, कहीं सोना से उठे हुए हैं, कहीं अलग अलग सभी ज़िलों में कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। ये और माहौल ख़राब करेगा, इसको बंद करिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिए और अपनी सूचनाएं ठीक करिए। प्रशासन का जो अधिकारियों का लचीलापन है उसको ठीक करिए। नूह मेवात में जो षड्यंत्र रचा है मामन खान के इशारे पर हुआ है, उसने विधानसभा में जो बयान दिया प्याज फोड़ने का, हिंदुओं के सर को कुचलने का, उसके बाद में कि मैं मेवात के साथ हूँ, इस जस्ट यात्रा के 31 तारीख वाली यात्रा से एक दिन पहले ये सब षड्यंत्र कांग्रेस के विधायक मामन खान का रचा हुआ है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे यूट्यूबर पाकिस्तान से कनेक्ट है मेवात से, और मुझे लगता है कि मामन खान भी देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है और पाकिस्तान हमारे देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके विरोध, इसके खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको जेल में डाला जाए। देशद्रोह का और इस आतंकी और क्रूरता का जो तांडव रचाया है मेवात में हिंदुओं पर, हिंदुओं की हत्या की है, इसके जो जिम्मेवारी है उसको मामन खान को मानते हुए इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करके इसको अंदर किया जाए। अभी आप पूछ रहे थे कि भाई साहब ने पूछा कि तंत्र के बारे में और सरकार के बारे में। ऐसी अव्यवस्था, ऐसे 25,000 की हमने परमिशन ली थी। यात्री केवल जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई तब केवल 3,500 बचे हुए थे, गाड़ियां सब मिला के, महिलाएं बच्चे सब मिला के 3,500 बचे हुए, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। 25,000 की बात छोड़िए आप, 25,000 का हमने संख्या लिखी थी लेकिन कुछ जलाभिषेक करके आ गए थे, 25,000 नहीं पहुंचे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ 3,500 या 4,000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी व्यवस्था 25,000 की सूचना देने के बाद भी केवल 3-4 हज़ार यात्रियों की सरकार प्रशासन पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई, उनको नहीं बचा पाई। तो उनको अपने आप में झांक के और अपनी व्यवस्था में झांक के देखने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ममता सिंह जी जो पहुँची उनकी हालत जैसी थी, देखने लायक थी। उन्होंने किस तरह से वो गोलियों के बीच से, इन आतंकी जिहादियों ने उन पर भी गोलियां चलाई हैं, उनके बीच में से उनसे मुकाबला करते हुए पहुंची और हमारी बहन बेटियों की, माताओं की जो वहां मंदिर में फंसे हुए थे उनकी सुरक्षा जब भी पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने तत्परता जितनी बन पाई वो दिखाई और हिम्मत से काम लिया। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस पूरे प्रकरण पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे राज्य में हरियाणा का एक बहुत ही बड़ा कानूनी दांवपेच फंसता जा रहा है। क्योंकि चाहे बात करी जाए विश्व हिंदू परिषद के जो निर्दोष कार्यकर्ता हैं, पुलिस उनको उठा रही है, या फिर जो हिंसा में जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, बंदूकों का प्रयोग किया गया, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गईं, तो इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा पे जो पटल पे अब कानूनी दांवपेच बहुत गहराता जा रहा है। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि एक तरह से जो असला है वो एक गैर कानूनी रूप से इतना असला पहुँच जाता है लेकिन सरकार के तंत्र को पता भी नहीं चलता और इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है। देखिए, जो अभी मेवात में हिंसा हुई है वो सारे जग जाहिर है किस तरीके का प्रकरण हुआ है। हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पर इकट्ठे होकर पहाड़ी के चारों तरफ घेर कर उनके मारने की योजना थी, जो कहीं तक प्रशासन में, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे, मैडम ममता पहुँची हैं, उन्होंने सूझबूझ से उनको वहाँ से निकाला है। जितने भी
3,500 के करीब उस मंदिर में उस समय बंदी बना रखे थे इन्होंने। ये ऊपर से गोलियां चला रहे थे, जिसमें हमारी वृद्ध महिलाएं भी थीं, उनको, स्त्रियों को। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। अगर यही तत्परता दिखाते हुए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे सीएम साहब हैं, जब परमिशन मांगी थी तो इस तरीके के ऑफिसर्स को वहाँ डिप्यूट करते, होने के बाद वहाँ गई हैं और वहाँ जाने के बाद उन्होंने भी गोलियों के बीच में हमारी जो जितने भी बंदी थे उनको वहाँ से निकाला। अब आप पूछ रहे हैं कि इस तरीके का असला वहाँ पहुँच रहा है, तो ये असला इनकी नॉलेज में है तभी वहाँ पहुँच रहा है। ऐसा नहीं है असला नॉलेज में नहीं है, असला भी इनकी नॉलेज में है, लेकिन वहाँ इनके प्रशासन का निर्णय लेने में ये इतना डरते हैं। वहाँ आज 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन में ये बताएं कि वहाँ क्या कार्य किया है इन्होंने। उसका रिज़ल्ट गुड़गांव में देखने को मिल रहा है कि हमारे जो हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनको ये उठा रहे हैं, जिसमें बच्चों की उम्र, अगर पूछना चाहें मेरे से, तो बच्चों की उम्र है 15 से 18 साल। ना उनका इनको भविष्य दिख रहा है कि वो भविष्य उनका ख़राब हो जाएगा, एक FIR लॉस हो जाएगी, 10 साल तक मुकदमा चलेगा, क्या वो कहीं नौकरी के लायक रहेंगे? ना उनकी कहीं नौकरी लग सकती है, ना वो कहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका भविष्य भी ख़राब हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, पिछले 2 दिन से हर थाने से बच्चों को उठाया जा रहा है और बच्चों को उठाकर जो सेक्शन इम्पोज की जा रही हैं वो की जा रही हैं सेशन ट्रायल, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, जिसे हम एक हिंदी में बोलेंगे तो आगजनी। ऐसा क्या जला दिया, ऐसा कौन से समुदाय का इन्होंने नुकसान किया, किसी पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, परसों इन्होंने राजेंद्र पार्क में 5 बच्चे पेश किए, जिनमें 3 बच्चे खुली आंख से देखने पर भी नाबालिग दिख रहे थे। जब उनके माता पिता ने संपर्क करने की कोशिश करी तो उनको कहा हम कुछ नहीं देखेंगे, हमारा ये प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ना तो एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग उन्होंने किसी को इंटीमेट किया कि आपका बच्चा हमने अरेस्ट किया है, बच्चे को उठा रखा है। जब पेरेंट्स बाहर कोशिश कर रहे हैं कि उनके दस्तावेज दे सकें, वो नाबालिग हैं, उनको लेने से इनकार कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट में पेश कर रहे हैं 3:30-4 बजे, जब आधा कोर्ट खाली हो चुका होता है, वकील साहब जा चुके होते हैं कि पीछे से पेश करके इनको जैसी भेजेंगे, क्योंकि उनको वो स्टार्टिंग से ही धमकी दे रहे हैं, तुम्हें जेल दिखाएंगे, तुम्हें जेल दिखाएंगे। क्या कसूर किया है उन बच्चों ने? मेवात में इनको कुछ नहीं दिखाई दिया, और गुड़गांव में जो छुटमुट कोई घटना घट रही है, अगर अपने किसी रैली निकालना, शांति रूप से रैली निकालना और राम के नाम को अपने उसमें बोलना गुनाह है, कसूर है, तो वो फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहना भी कसूर है। मेरा मानना ये है। यहाँ पर जितनी भी FIR आ रही हैं, सब में पुलिस वाले खुद कॉन्जिनेंस लेके खुद कंप्लेनेंट बन रहे हैं, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है। और इन बच्चों के साथ और हमारे हिंदू परिषद जितने भी कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल है, चाहे और दल हैं, जितने भी दल हैं जो हिंदुओं के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मैम, आपको अभी तक ऐसा कोई मामला लगा कि कहीं ना कहीं कोर्ट में किस तरह की सुगबुगाहट है इसको लेके, हाई कोर्ट हो या बात करें लोअर निचली अदालत की, अभी तक कोई ऐसा मतलब प्रकरण आया हो कि हिंसा को लेके किसी ने ऐसी पिटीशन दायर की हो जो इस हिंसा से जुड़ी हो, आपके नॉलेज में हो ऐसा? देखिए, अधिवक्ता परिषद की कल हमारी मीटिंग हुई थी सारे लॉयर्स की, और हमने अभी उस मीटिंग के दौरान इस चीज़ की चर्चा की है कि हम एक पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उससे पहले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो हमें एक खबर मिली है कि 20 के करीब ऐसे गुड़गांव में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें कहीं छुटपुट आगजनी की या कोई रैली निकाली है उसकी, उस सब को इस तरीके से सेशन ट्रायल बना के, ये झूठे मुकदमे बनाकर और कार्यकर्ता, छोटे बच्चों का जीवन खराब करने के लिए उन्हें दोषी बनाया जा रहा है। उन्हें दोषी ही नहीं, उनके साथ जो ट्रीट कर रही है हमारी पुलिस, वो इस तरीके का ट्रीटमेंट दे रही है उन्हें कि उन्होंने हिंदुस्तान में एक रैली निकाल के गुनाह कर दिया।
अभी जैसा कि मैम ने बताया कि जो छुटपुट घटनाएं हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद के उनको पकड़ा जा रहा है। और अभी जो आयोजक हैं हमारे देवेंद्र जी, उन्होंने भी बताया कि अभी इनकी भी बातचीत चल रही है पुलिस महकमे से और सबसे। और अभी इस मुद्दे पर और जानेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे भी कुछ सवालों को और ले लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजीत सिंह जी, जो विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं गुरुग्राम के। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि अगर धार्मिक यात्रा है तो उसमें फिर तलवार और धारदार हथियार का क्या काम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि राव इंद्रजीत सिंह क्यों आपकी जो शोभा यात्रा है उसके पीछे पड़े? देखो जी, राव इंद्रजीत सिंह वैसे काफ़ी सुलझे हुए नेता है, पुराने नेता हैं, और मैंने उनका बयान सुना नहीं है तो मैं उनके बयान के बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो गलत दिया है। हो सकता है उनकी इस बात की जानकारी ना हो कि अगर हिंदू जो भी श्रद्धालु गए थे वहाँ पर उनके पास हथियार होते तो वो पिटते कुटते नहीं, वो पीट कूट के आते। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती रही हो, बाकी सुलझे हुए नेता ऐसा बयान दे नहीं सकते। बयानबाजी की अगर मैं बात करूं, जो उप मुख्यमंत्री है वो तो ये कह रहे हैं कि जो यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं अब जवाबदेही यात्रा जो आयोजक है उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस को पूरी सूचना नहीं दी कि कम यात्री मतलब यात्रा में जो लोग थे वो कम थे और इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग आ गए, तो इस पे आयोजक की जिम्मेदारी बनती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सोचना चाहिए, जब ये कहीं रैली करते हैं तो क्या कहीं रैली की परमिशन संख्या बताई जाती है कि इतनी संख्या आएगी? ये तो बचकानी हरकतें हैं। ऐसा बचकाना बयान इतनी बड़ी पद पे होते हुए एक माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो ये संख्या की बात रही है कि क्या संख्या बताई जाती है कितने श्रद्धालु आएंगे? क्या पता होता है श्रद्धालु कितने आएंगे? सिर्फ परमिशन लिया था भाई हम वहाँ पर यात्रा करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से परमिशन ली है। और जब यही यात्रा सालों से चली आ रही है, 3-4 साल से तो हम भी जा रहे हैं वहाँ, 5 साल हो गए मेरे को चाहते, तो वहाँ परमिशन ली और लास्ट ईयर 2,500 पुलिस वाले लगा रहे, 2,500-3,000 पुलिस वाले लगाए थे। अब क्या 500 क्यों लगाए? जो कि ममता जी ने बताई है, जो आईडीजीपी हैं, उन्होंने बताया कि वो 800 पुलिस वाले लगाए थे। क्यों लगाए 800 पुलिस वाले? क्यों नहीं लगाए 3,000? क्यों नहीं लगाए 4,000? जबकि एक बार ये था भी श्रद्धालु ज़्यादा जाएंगे। तो ये तो सरकार की कमी रही है। इसे जो श्रद्धालु की तो उनकी कमी थोड़ा, श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा वो जाएंगे। जब कोई आदमी शादी करता है, भंडारा करता है, क्या ये पता होता है कितने लोग आएंगे? 500-1000 आदमी ज़्यादा लेके चलता है। जब वहाँ पे एक मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, वहाँ पे कितने 20-30 हज़ार तो वैसे नॉर्मली हो जाते हैं। लेकिन यशवंत जी ने हमें बताया कि इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन, देवेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि इसमें कितने लोग शामिल हैं, इन्होंने पूरा ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। उसके बावजूद चाहे उप मुख्यमंत्री का बयान हो या फिर मुख्यमंत्री का खुद ऐसा बयान है जो कि एक सभी लोग चाहे पक्ष में हो विपक्ष में एक गैर जिम्मेदाराना बयान था कि पुलिस जो है पूरे हरियाणा को सुरक्षा नहीं दे सकती या मिलिट्री जो है पूरे भारत को सुरक्षा नहीं दे सकती। उसके बावजूद अब इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मैं किसी नेता की बात करूं जिनके हाथ में हरियाणा की कमान दे रखी है, और अगर कोई प्रदेश का मुखिया ये कहे कि मेरे पास इतनी पुलिस नहीं है कि मैं प्रदेश की जनता को सुरक्षा दे सकूँ, तो मेरे ख्याल से उनको इस पद पर बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं। तो एक परिवार का मुखिया को परिवार को चलाता है और वो ये कहे कि मैं परिवार नहीं चला सकता, तो सब तक ही वो परिवार का चार्ज छोड़ देता है। उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जिनकी बयान दिया है तो सब तक ही गलती मान करके इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक जैसे कि सर ने बताया कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान था। अब तमाम तरह के ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो या हिंसा में जो यात्रा निकाली गई थी, यात्रा के बाद जिस तरह के वीडियो डिजिटल मीडिया पे आए गए। मोनू मानेसर एक दिन पहले कुछ बयानबाजी करता है और 2 दिन से लगातार डिजिटल मीडिया पर दोनों ही पक्षों से एक तरह से जंग छिड़ी हुई थी कि तुम आके दिखाओ और मैं आऊँगा। उसके बाद मतलब डिजिटल मीडिया पे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मतलब एजेंसियां सचेत नहीं होती हैं और इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, तो ये भी एक पुलिस का फेलियर है। देखिए मैं बताऊं आपको, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि हरियाणा की जनता को सुरक्षा देना संभव नहीं है, तो पुलिस प्रशासन तो सब तो अपने आप ढीला हो जाएगा। जब वहाँ पर परमिशन ले ली गई और उनको बता दिया गया भाई इस तारीख की हमारी ये शोभा यात्रा है, इतने लोग भी आएंगे, जब ये कह दिया गया तो वहाँ के एसपी छुट्टी क्यों चले गए? पहली बात तो उस एसपी को अब तक डिसमिस कर दिया होता। दूसरी बात,
जब ये घटना घटी 1:30 बजे की घटना है और 1:30 बजे के बाद वहाँ पे प्रशासन 6 बजे पहुँचता है, 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक सरकार क्या करती रही जो प्रशासन वहाँ पर नहीं पहुँचा। डीसी पर वहाँ मेवात में मौजूद था, क्या डीसी का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वहाँ पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए? लोगों को मरने के लिए वहाँ इकट्ठा कर दिया। सरकार की मंशा क्या थी, प्रशासन की मंशा क्या थी, समझ से परे है। रहा सवाल ये आपके क्वेश्चन से पहले मैं बताता हूं, जो इन्होंने गुड़गांव जिले में धरपकड़ शुरू की है पुलिस प्रशासन ने, जो नाजायज तरीके से लोगों को तंग कर रहे हैं और जीमा उसको उठा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, मुकदमा दर्ज करके, जैसे मैम ने भी बताया कि मुकदमा दर्ज बाद में करते हैं, 2-2 3 अपने पास वैसे अरेस्ट रखते इलीगली, जो कि सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि ये ऐसा करके क्या वाहवाही लूट रही है, जनता में भारी रोष इनके प्रति, और अगर 1-2 दिन स्थिति और न संभली तो 20-30 हज़ार आदमी एकत्रित होकर के और कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। तो ये डबल इंजन, आपको क्या लगता है कि डबल इंजन होने के बाद भी इतना नुकसान, हिंसा इतना हो जाता है? और अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हिंसा की तस्वीर इतनी भयावह थी, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री एनडीए के गठबंधन का भोजन कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो उनकी कार्यशैली क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, वो तो वो जाने, लेकिन हरियाणा प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ में है, तो ये तो माननीय मनोहर लाल जी को सोचना चाहिए कि प्रदेश को कैसे चलाना है, प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे और प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे हो सकती है, ये तो उन्होंने सोचना है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताया आपको कि जो वहाँ के डीसी और एसपी हैं, माननीय मनोहर लाल जी को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर के उनको डिसमिस कर देना चाहिए था। लेकिन एक सवाल आप कह रहे हैं कि कार्यशैली का नहीं पता, क्योंकि सवाल तो ज़रूर खड़ा होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने भरे मन से खड़े होकर कहा था कि हमारे देश की महिलाएं अब सोना पहन के घूम सकती हैं। सोना तो छोड़िए, आप एक यात्रा में महिलाएं होती हैं, बच्चे होती हैं, उनको कैद कर दिया जाता है। आप सोने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जान और हथेली में आ जाती है। देखिए, अमित शाह जी ने जो बयान दिया, सोना पहन के घूम सकती है, गुजरात में घूम सकती है, प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में और भी कोई घूम सकती है, लेकिन जहाँ पर एक कट्टरपंथी जिहादी रहते हैं वहाँ पर महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। और सुरक्षित हो भी कैसे कि मैं एक अलग से सवाल कर रहा हूँ, एक 10-10 15-15 बच्चे हैं, उनको खाने के लिए रोटियाँ कहाँ से मिलेगी? वो लूट पाट करके ही खा सकते हैं, तो सुरक्षित नहीं है वहाँ पर, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो आपको भी लगता है, क्योंकि हमेशा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में जो है रोहिंग्या मुसलमान बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी पहले भी कई रिपोर्ट ऐसी आई हैं कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत की एक कमी देखी गई है। लूटपाट की जितनी वारदातें होती हैं उसमें रोहिंग्या मुसलमान का ज़रूर कहीं ना कहीं हाथ होता है। अभी काफ़ी गिरफ्तारी भी हुई और आज सुबह भी जो रोहिंग्या बस्ती है वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया। तो आपको भी लगता है कि ये रोहिंग्या मुसलमान जो है कहीं ना कहीं दीमक की तरह हमारे देश को, हमारे राज्य को कहीं ना कहीं खा रहा है? समय समय पर हमें आवाज़ उठाते रहे हैं, कई सालों से आवाज़ उठाई है कि रोहिंग्या जो भी है, जो इलीगल तरीके से रहे, इनको देश से बाहर निकाला जाए, लेकिन सरकार प्रयास करके बीच में बैठ जाती है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो पहले इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। आज थोड़ा सा मेवात में सुनने को मिला है, जो अच्छा कदम है। अगर ऐसा कदम सरकार उठाएगी तो हम सरकार को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन ये बिल्डोज़र उन विधर्मियों पे, उन आतंकवादियों के घरों पर चल जाए जिनके घरों से पत्थर आए थे, इनकी महिलाओं ने पत्थर मारे, जिनके बच्चों ने पत्थर मारे थे, अगर उनके घरों पर बिल्डोज़र चल जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो आपको भी लगता है कि अब खट्टर जी को हटा के योगी जी जैसे किसी को कमान दे देनी चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की। उन जैसे मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, वहाँ का मुसलमान मतलब अच्छे तरीके से रह रहे हैं, खुशी भी जाहिर करते हैं, सुखी भी रहते हैं। वो खुद कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम बिल्कुल चैन के नींद सो रहे हैं। इसी प्रकार का मुख्यमंत्री प्रदेश को चाहिए। हमारा हरियाणा प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या नहीं है, क्या प्रशासन नहीं है, शासन नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारी समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी फैसले लेने में संकोच क्यों कर रहे हैं। इन विधर्मियों हिंसा के कई घंटों बाद उन्होंने जाके केंद्र से मदद मांगी है, जो कि उन्हें तुरंत मांगनी चाहिए थी।
माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ का दृश्य देख करके 5 मिनट के अंदर अंदर केंद्र सरकार से मदद मांग करके वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि ये जो 5000 लोग वहाँ अंदर उस मंदिर में थे, एकत्रित थे, वो बचकर आ गए। बाकी उन विधर्मियों की मानसिकता को देख तो ऐसा लगता नहीं था कि वहाँ से एक भी आदमी बचकर बाहर निकले। हाँ, तो देवेंद्र जी ने बताया कि वहाँ का क्या माहौल था, क्योंकि सारे जितने भी जो यात्रा में शामिल लोग थे वो मंदिर के अंदर थे और ऊपर पहाड़ों से फायरिंग चल रही थी। कारगिल की लड़ाई के समय हमने टीवी पर देखा था और सुना था कि ऊंची पहाड़ियों से गोलियां चल रही थी, गोले दागे जा रहे थे। उसी कड़ी में इन विधर्मियों ने पहले चौराहे पर घेरा, वहाँ से जब सुरक्षित जगह समझ करके मंदिर में सब श्रद्धालु आ गए तो मंदिर में जाने की एक रोड है, तीनों तरफ से पहाड़ से मंदिर घिरा हुआ है। उस रोड पर आकर के 300-400 लोगों ने वहाँ से पथराव शुरू किया, गोलियां चलानी शुरू की। पहले चौक पर भी गोलियां चलानी शुरू की, गाड़ियों पर पेट्रोल बम मारने शुरू किए, पत्थर मारे और उसके बाद जिंदा जलाने की कोशिश की। काफ़ी कार्यकर्ता जिंदे भी जलाए हैं, गाड़ियां जलाई। और जब मंदिर के साथ सब मंदिर के अंदर श्रद्धालु आ चुके थे तो वहाँ से मंदिर के सामने से गाड़ियां कतार में खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया। आधा घंटा और पुलिस वहाँ ना पहुँचे तो वहाँ का मंजर क्या होता ये सोच भी नहीं सकते। अंदर जब लोग थे सब के अंदर बहुत घबराहट थी, महिलाओं का चिल्लाना शुरू हो गया था, बच्चों का रोना शुरू हो गया था, बुजुर्ग सहमे हुए थे। नौजवान साथी जो थे वो आगे कुछ समय तक उन्होंने उनका मुकाबला किया, लेकिन उन आतंकवादियों के सामने, हथियार बंद लोगों के सामने जो निहत्थे लोग थे उनकी क्या चलती। तो आखिरकार जब तक मुकाबला किया, जब तक कर सके, बाकी वापस वो पीछे मंदिर की तरफ चले तो उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया। उनकी मनसा ये थी आग लगाते लगाते अंदर पहुंच जाए। और बाद में ऐसा सुना है कि उन्होंने सिलेंडर की गाड़ियों का इंतजाम कर रखा था, पेट्रोल के टैंकर खड़े किए हुए थे कि जैसे ही रात हो जाएगी वैसे इनको सबको जिंदा यहाँ जला देंगे। जलियांवाला बाग की घटना हमने सुनी है कि शायद वही मंजर बनाने का इनका विचार था। पीछे पहाड़ियों पर ये आतंकी चढ़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद चढ़े हो, पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय लगता है। ये पहाड़ के ऊपर से चढ़ के गोलियाँ चला रहे थे। ये तो जब ममता जी ADGP जो वो पहुँची हैं, जैसे ही वो पहुंची उसके 5-7 मिनट बाद ही गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। और इधर से जब पुलिस ने गोलियां चलाई है तो थोड़े शांत हुए। फिर 15-20 मिनट बाद उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना पहले महिला, बुजुर्गों, बच्चों को यहाँ से हम रेस्क्यू करके निकालें। उन्होंने जैसे के रेस्क्यू स्टार्ट किया, हमने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बाहर निकालना शुरू किया। उन्होंने फिर गोली दागना शुरू कर दिया। दनादन आधे घंटे तक, पौना घंटा तक गोलियाँ चलती रही। जब बाद में फिर इन्होंने पुलिस ने गोलियां चलाई तो कुछ मामला शांत हुआ। उसके बाद फिर इनको निकालना शुरू किया, बस में बिठा के पुलिस लाइन, यहाँ मंदिर से लेके पुलिस लाइन तक पुलिस की नफरी उस टाइम तक बढ़ा दी गई थी। हर जिलों से पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, तब जाके कहीं वहाँ पे महिला, बुजुर्ग और बच्चे पहुँचे। उसके बाद जो भी श्रद्धालु थे वो वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ हमारे साथी थाने के अंदर फंसे हुए थे और साहिब ब्रांच का जिनका थाना है उनको भी फूंक दिया गया, थाने को फूंक दिया गया। वो श्रद्धालु कैसे बचे भगवान जाने, कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस वाले भी मारे हैं। हमारे जो 6 साथी हमारे शहीद हुए हैं, 2 होमगार्ड के भी शहीद हुए हैं। सरकार या जो और पार्टियाँ हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जो पार्टियाँ हैं, उन्होंने वो अलाप रही है, वो जुनैद का नाम अनाप रही है, कोई मोनू का नाम अनाप रहा है। किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि जो इस दुर्घटना में जो इस जघन्य अपराध जो किया है, इसमें शहीद हुए हैं, उनको कोई मुआवजा राशि दी जाए। अब तक किसी ने नहीं कहा। विश्व हिंदू परिषद आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता है कम से कम 1 करोड़ की मुआवजा राशि इनको दी जाए और एक परिवार के एक कैंडिडेट को सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि खट्टर सरकार पे अब बड़ा सवाल तो बनता ही है। ना तो उन्होंने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से पटल पे उतारा, अब इसके बाद जब इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है तो अपने इस तरह से बेगैरत जो उन्होंने बयान दिए और अब भी वो किसी तरह का एक्शन लेने से बच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि खट्टर सरकार एक सख्त एक्शन नहीं ले रही, जिससे एक मैसेज जाए कि आने वाले समय में अब ऐसा ना हो। तो खट्टर इसमें ऐसे क्यों बच रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को शायद अपनी कुर्सी का लालच है। वो किस वजह से ये फैसला ले नहीं पा रहे। ये फैसला जो हिंदू लोग हैं, जो गुरुग्राम में बसते हैं, उनके प्रति उन्होंने ये बोल दिया भाई दुनिया भर के FIR लॉन्च करो, झूठी भी करो, जैसे भी करो, ताकि FIR ये लगे कि हिंदुओं के प्रति भी एक्शन हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं आज की ताज़ा घटना बता दूं आपको कि बादशाहपुर बाजार लोगों ने खुद अपने आप व्यापारियों ने बंद किया। आज एक व्यापारी के पास पुलिस पहुंची है, CIA,
और उनको थाने बुलाया है, उन्होंने 100 आदमियों के नाम नोट कराए हैं। क्या ये समाज में दहशत फैलाने का मकसद नहीं है? इसमें तो समाज में और दहशत फैलेगी और सरकार ये सोचती है कि भाई हम दूसरे समुदाय के लोगों को ये कह करके, ये दिखा करके खुश कर दें कि हम उनके प्रति भी एक्शन ले रहे हैं, उनके प्रति, उनके खिलाफ भी FIR कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। वोटों की राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज को बांटना वो सरासर गलत है। रहा सवाल लूटपाट के, हिंदू लोग जो उनकी लूटपाट की कभी ऐसी घटना ना उन्होंने की है ना कभी करेंगे। जिस दिन 31 तारीख की बात बताऊँ आपको, 200 बाइकें लूटी गई थी मेवात के शोरूम में। वो कोई वो हीरो कंपनी की हाँ, 200 बाइक। वो लूटने वाले हिंदू नहीं थे, वो लूटने वाले मुस्लिम थे। जो थाने की बिल्डिंग को फूका गया, जो गाड़ी में फूका गया, वो मुस्लिम थे। जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके वो मुस्लिम थे। जिन्होंने पत्थर फेंके वो मुस्लिम थे। जिनकी महिला ने पत्थर फेंके वो मुस्लिम थी। जिन्होंने ऐसी भयानक स्थिति बनाई वो मुस्लिम थे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने पहले भी कहा है, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के एक छोटे से नुमाइंदे मामन खान ने विधानसभा में ये खड़ा होकर के बयान दिया कि अब की बार मोनू मानेसर या कोई और उसके साथी यहाँ पर आ जाएंगे तो हम प्याज से फोड़ देंगे। उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ खड़ा है। ऐसे आदमी को उस सदन में जाने की उसकी औकात ही नहीं है, उसकी कोई मतलब योग्यता ही नहीं है कि उसके अंदर वो जाए। और सच पूछो तो उसके बयान को देखते हुए ही हमें ये लगता है कि सारी प्लानिंग उसकी है। जो ये घटना घटी है मेवात में, सारा उसका करा धराया है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं उस इंसान के खिलाफ FIR लॉन्च करके और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और खट्टर सरकार से क्या आप तुरंत मांग करते हैं कि इस्तीफा दें? खट्टर सरकार से पहले तो मांग हम कार्रवाई करते हैं। इस्तीफा देने की प्रक्रिया तो नेता लोग के सहज इस्तीफा देते हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। हम ये माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा से मांग करते हैं कि इन विधर्मियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें जो योगी जी करते हैं, उनकी तर्ज पर चल दें। कोई भी नेता छोटा बड़ा नहीं होता, सीखने को छोटे मिल सकता है, सीखने को बड़े से मिल सकता है। तो आप ये मांग करते हैं कि योगी जी जैसा नेता है, योगी जैसा नेतृत्व तो हरियाणा में लेके आए और माननीय मनोहर लाल जी जब तो मुख्यमंत्री हैं तो योगी जी जैसी कार्यशैली लेकर आए, उनके हिसाब से कार्य करें ताकि हरियाणा की जनता सुखमय तरीके से रह सके। आपको भी यही लगता है कि सर, अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा, या तो खट्टर सरकार इस्तीफा दें या फिर योगी जैसी कार्यशैली आए ताकि एक ऐसा मैसेज जाए कि जो हिंसा को अंजाम देते हैं वो लोग, उनके पैर भी थर थर कांपे? देखिए, मुझे नहीं लगता इस्तीफा देने से या किसी से, मैं सिर्फ ये मांग करता हूँ और पूरे हरियाणा की। तो आपने देखा न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क की इस खास बातचीत में मेवात में क्या हुआ वो हमने आपको लाइव यहाँ प्रत्यक्ष दर्शियों से सुनाया कि वहाँ का मंजर किस प्रकार था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सिर्फ यहाँ बैठे VHP के ये लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पटल पर जनता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग कर रही है ताकि एक मैसेज जा सके कि हिंसा को ये जो लोग जिस तरह से, जिस भयानक रूप से अंजाम देते हैं, उन पर बुलडोज़र कार्रवाई हो सके और ये इस तरह की वारदात को दोबारा अंजाम ना दे सके। फिलहाल इस खबर में इतना नहीं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और आप भी जुड़े रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से। जब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।